जो दिखता है वो बिकता है। क्या आप भी यही मानते हैं? तो आप गलत संगत में हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाषनी और स्वागत है आपका books.com लिट ज्ञान पॉडकास्ट पर। आपको याद दिला दे, ये द साइकोलॉजी ऑफ मनी की दूसरी कड़ी है। अब तक हमने देखा पैसा गणित नहीं मनोविज्ञान है। अमीर और धनवान में क्या फ़र्क है, असल में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, साथ ही साथ सफल लोग हमें क्या सिखाते हैं। अगर आपने पहली कड़ी अब तक नहीं सुनी है तो फटाक से सुन के आ जाइए। याद है मैंने आपसे पूछा था समय खरीदा कैसे जाता है, और जवाब है पैसों से। अगर आपके पास थोड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो आप टॉक्सिक जॉब छोड़ सकते हैं, कुछ महीनों की छुट्टी ब्रेक ले सकते हैं, नई हुनर सीख सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपने माता पिता के साथ समय बिता सकते हैं, या कभी कभी बस बिना किसी जल्दबाजी के जी सकते हैं। यानी पैसा हमें सिर्फ चीज़ें नहीं खरीद कर देता, वो हमें अपना समय वापस खरीदने की ताकत देता है। जिस दिन हम पैसे से चीज़ें कम और समय ज़्यादा खरीदते हैं, हम धनवान बन चुके होते। शायद इसी वजह से आर्थिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा मतलब है अपने दिन का फैसला खुद कर पाना। ज़रा इस बात के बारे में सोचिए, और मेरे लिए यही इस किताब का सबसे खूबसूरत विचार है। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट सिर्फ गणित नहीं, धैर्य की कहानी है। जब भी कोई निवेश की बात करता है तो सबसे पहले सुनाई देता है कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, लेकिन मुझे लगता है इस शब्द का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है और सबसे कम समझा भी जाता है। लेखक वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं। लोग सोचते हैं कि वॉरेन बफेट इसलिए अमीर हैं क्योंकि वे जीनियस हैं। हम सब जानते हैं कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से हैं, लेकिन क्या उनकी सफलता सिर्फ इसलिए है कि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट निवेशक हैं? लेखक कहते हैं ज़रूरी नहीं। उनकी सबसे बड़ी ताकत टाइम है। उन्होंने बहुत जल्दी निवेश शुरू किया और फिर दशकों तक लगातार निवेश करते रहे। लगभग 75 साल तक पैसा निवेश किया। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक ने 25 साल की उम्र में थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू किया, दूसरे ने 40 की उम्र में उससे दुगना पैसा लगाना शुरू किया। हैरानी की बात यह है कि कई बार पहला व्यक्ति फिर भी आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कॉम्पाउंड इंटरेस्ट सिर्फ पैसे पर नहीं, समय पर काम करता है। यही वजह है कि निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ऊंची आय नहीं, लंबा समय है। यानी कॉम्पाउंडिंग सिर्फ पैसे की ग्रोथ नहीं है, ये समय की ग्रोथ है। और शायद इसलिए निवेशकों की दुनिया में सबसे बड़ी गलती गलत शेयर चुनना नहीं, बल्कि बहुत देर से शुरुआत करना है। मुझे इस किताब का एक और किरदार बहुत याद रहा, रोनाल्ड रेड। अमेरिका के एक साधारण पेट्रोल पंप कर्मचारी। कोई बड़ी नौकरी नहीं, कोई बड़ी सैलरी नहीं, लेकिन वे पूरी जिंदगी धैर्य से निवेश करते रहे। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका दिमाग नहीं, उनका धैर्य था। उन्होंने समय को अपना साथी बना लिया। उनके निधन के बाद लोगों को पता चला कि उन्होंने करोड़ों डॉलर की संपत्ति बनाई थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि संपत्ति हमेशा ऊंची आय से नहीं, बल्कि लगातार सही आदतों से बनती है। रीजनेबल बनिए, रैशनल नहीं। यह किताब का शायद सबसे अंडररेटेड लेसन है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो निवेश सबसे ज़्यादा रिटर्न दे वही सही है, लेकिन मॉर्गन कहते हैं ऐसे निवेश चुनिए जो आपको रात को चैन की नींद लेने दे। अगर शेयर मार्केट देखकर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो सिर्फ इसलिए उसमें पैसा मत लगाइए क्योंकि किसी सेलिब्रिटी या यूट्यूबर ने कहा कि यही भविष्य है। अगर फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ या कोई दूसरा सुरक्षित विकल्प आपको मानसिक शांति देता है तो वह आपके लिए बेहतर हो सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ रिटर्न का खेल नहीं है, मेंटल पीस का भी है। और मुझे यह बात बहुत सच्ची लगी, क्योंकि अगर पैसा कमाने की कोशिश में हम अपनी नींद ही खो दें तो उस पैसे का क्या फ़ायदा। टेल इवेंट्स, कभी कभी एक फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। मॉर्गन हॉसल एक और दिलचस्प बात कहते हैं, जिंदगी की ज़्यादातर बड़ी सफलताएं हर दिन होने वाली छोटी जीतों से नहीं आती, बल्कि कुछ बहुत बड़े मोमेंट से आती है। एक अच्छा निवेश, एक सही बिजनेस आइडिया, एक सही करियर डिसीजन, या कभी कभी सिर्फ सही समय पर लिया गया एक रिस्क। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर दिन रिस्क लेना चाहिए,
बल्कि हमें इतना लंबा समय तक खेल में बने रहना चाहिए कि जब वह बड़ा मौका आए तो हम उसका फायदा उठा सकें। और इसीलिए आर्थिक सफलता, फाइनेंशियल सक्सेस का दूसरा नाम है सर्वाइवल गेम में बने रहना। पैसा कमाने के लिए जोखिम लेने, आशावादी होने और खुद को लोगों के सामने पेश करने की आवश्यकता होती है, लेकिन पैसा बचाने के लिए इसके विपरीत करना पड़ता है। सुरक्षित खेलना, भयभीत होना, बहुत सारी निष्क्रियता और विनम्रता। बड़े रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय खुद को आर्थिक रूप से अटूट बनाने की कोशिश करें। सबसे मुश्किल शब्द है इनफ। अब आते हैं मेरे हिसाब से इस पूरे किताब के सबसे पावरफुल चैप्टर पर, और वो है इनफ। हमारी जिंदगी में बस अब काफी है। कभी कभी सबसे अमीर इंसान वही होता है जो सही समय पर कह सके बस मेरे लिए इतना काफी है। ये कहना इतना मुश्किल क्यों है? पहली सैलरी आई तो मोबाइल चाहिए, फिर कार, फिर बड़ी कार, फिर बड़ा घर, फिर बड़ा घर भी छोटा लगने लगता है, फिर इंटरनेशनल वेकेशन, फिर लग्जरी वेकेशन। अजीब बात है ना, जिस चीज के लिए कभी हमने भगवान से दुआ मांगी थी वही कुछ साल बाद हमें सामान्य लगने लगती है। हमारी मंजिल बदलती नहीं, बस थोड़ा और आगे खिसक जाती है। और शायद इसी वजह से बहुत से लोग जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी नहीं लगता कि वे पहुंच गए हैं। ध्यान दीजिए, हमारी ज़रूरतें उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी हमारी तुलना, और सोशल मीडिया ने इसे और भी बढ़ा दिया है। किसी का नया घर, किसी की मालदीव्स ट्रिप, किसी की लग्जरी वॉच, और अचानक हमें अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है। समस्या यह नहीं कि लोग सफल हो रहे हैं, समस्या यह है कि हम अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी और की हाईलाइट रील से करने लगते हैं। मॉर्गन कहते हैं, इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग हुए जिनके पास करोड़ों थे, लेकिन उन्हें लगा थोड़ा और उसी थोड़ा और की कीमत उन्होंने सब कुछ खोकर चुकाई। कभी कभी फाइनेंशियल विजडम का मतलब ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि सही समय पर यह कहना है मेरे लिए इतना काफी है। और सच बताऊं, यह बात सिर्फ पैसों पर नहीं, पूरी जिंदगी पर लागू होती है। मनोविज्ञान में इसे हेडोनिक अडाप्टेशन कहा जाता है, यानी जिस खुशी के लिए हम महीनों इंतजार करते हैं, हमारा दिमाग खुशी समय बाद उसे सामान्य मान लेता है। नई कार हो, नया फोन हो, प्रमोशन हो या नया घर, शुरुआत में सब कुछ नया लगता है, फिर वही हमारी नई सामान्य जिंदगी बन जाती है, और फिर हमें खुशी के लिए कुछ और बड़ा चाहिए होता है। शायद इसीलिए लेखक बार बार इनफ शब्द पर लौटते हैं। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, ये किताब हमें अमीर बनने के लिए शॉर्टकट नहीं देती, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई रहस्य नहीं, कोई 21 दिनों में करोड़पति वाला वादा नहीं। यह बस बार बार एक बात कहती है, कैरेक्टर हमेशा इंटेलिजेंस से बड़ा होता है। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, पेशेंस, धैर्य, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, ये 4 चीजें किसी भी निवेश स्ट्रैटेजी से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और शायद यही वजह है कि यह किताब करोड़ों लोगों को पसंद आई। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका मुझे हमेशा सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। क्या यह किताब सच में उतनी अच्छी है जितनी लोग कहते हैं? क्योंकि अगर आपने इंटरनेट पर इस किताब की रिव्यूज देखी होगी तो आपको ज्यादातर लोग यही कहते मिलेंगे, लाइफ चेंजिंग, मस्ट रीड, बेस्ट फाइनेंस बुक एवर। और सच कहूँ, मैंने भी यही उम्मीद लेकर इस किताब को पढ़ना शुरू किया था, लेकिन मेरी यात्रा थोड़ी अलग रही। इस किताब ने मुझे क्या सिखाया? सबसे पहले मैं ये साफ कर दूं कि मुझे ये किताब बिल्कुल भी खराब नहीं लगी, बल्कि इसने पैसे के बारे में सोचने का मेरा तरीका बदल दिया। पहले मुझे लगता था कि आर्थिक सफलता का मतलब है ज्यादा कमाना, ज्यादा इन्वेस्ट करना और ज्यादा रिटर्न्स कमाना। मगर इस किताब ने समझाया कि आर्थिक सफलता का सबसे बड़ा आधार बिहेवियर है। हम पैसे को कैसे देखते हैं, रिस्क को कैसे समझते हैं, कितना धैर्य रखते हैं, और सबसे जरूरी, हम अपने लालच को कितनी अच्छी तरह से नियंत्रित कर पाते हैं। यही असली खेल है। लेकिन मेरी एक शिकायत भी है। अब मैं उस बात पर आती हूँ जिससे शायद हर कोई सहमत ना हो, और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किताबें पढ़ने का मजा ही तब है जब हर पाठक कुछ अलग महसूस करे। सच कहूँ तो इस किताब से मेरी उम्मीद कुछ और थी। सबसे बड़ी उम्मीद इसके शीर्षक से थी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। जब मैंने यह नाम पढ़ा तो मुझे लगा कि ये किताब शायद हमारे दिमाग की गहराइयों में जाएगी,
यह हमारे दिमाग और पैसे के रिश्ते को गहराई से समझाएगी, जैसे हम डर के कारण फैसले क्यों लेते हैं या खर्च करते समय हमारा मन कैसे काम करता है, हम पैसे से इतना डरते क्यों हैं, लालच क्यों बढ़ता है, हम इम्पल्सिव शॉपिंग क्यों करते हैं, क्यों कुछ लोग पैसे जोड़ते रहते हैं और कुछ लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। कंपैरिजन, कंज्यूमरिज्म, फाइनेंशियल एंजाइटी, लॉस अवर्शन, इन सब के पीछे हमारे दिमाग में क्या चलता है। मैं शायद इन सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिला क्या? किताब ने एक अलग ही रास्ता चुना। ये हमें साइकोलॉजी समझाने के बजाय कहानियाँ सुनाती है। बहुत सारी कहानियाँ, सफल लोगों की, असफल लोगों की, निवेशकों की, बिजनेसमैन की, और उन्हीं कहानियों से हमें सीखने के लिए कहती है। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, कहानियाँ दिलचस्प हैं, याद भी रह जाती हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से थोड़ा और गहराई से जानना चाहती थी। शायद मैं साइकोलॉजी कम और ह्यूमन स्टोरीज ज़्यादा पढ़ रही थी, और यही वजह है कि यह किताब मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरे लिए परफेक्ट नहीं बन सकी। क्या इसका मतलब है कि आपको यह किताब नहीं पढ़नी चाहिए? बिल्कुल नहीं। दरअसल मैं तो कहूँगी कि अगर पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में आपकी यह पहली किताब है तो इससे बेहतर शुरुआत शायद ही कोई हो, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी भाषा है। मॉर्गन होसल कहीं भी आपको फाइनेंशियल जार्गन से नहीं डराते, ना ग्राफ्स, ना मुश्किल फॉर्मूलाज, ना टेक्निकल डेफिनेशंस। वो बस कहानियाँ सुनाते हैं, और शायद यही वजह है कि लाखों लोग इस किताब से जुड़ पाए। अगर आपने पहले कभी इन्वेस्टिंग पर कोई किताब नहीं पढ़ी और आप पैसे की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, तो ये किताब शानदार शुरुआत है, क्योंकि ये आपको डरा कर नहीं, समझा कर सिखाती है। लेकिन अगर आपने पहले से बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, डैनियल कानेमन, एटॉमिक हैबिट्स, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, पर्सनल फाइनेंस की दूसरी किताबें या इन्वेस्टिंग पर काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, तो संभव है कि इसमें आपको बहुत सारे विचार परिचित लगे। एक बात जिसने मुझे थोड़ा निराश किया, एक और छोटी सी बात जो सिर्फ मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इस पूरी किताब में लगभग हर उदाहरण, हर केस स्टडी, हर सक्सेस स्टोरी पुरुषों के इर्द गिर्द घूमती है। पढ़ते पढ़ते मेरे मन में बार बार एक सवाल आया, क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसी महिला निवेशक, एंटरप्रेन्योर या फाइनेंशियल थिंकर नहीं है जिसकी कहानी यहाँ शामिल की जा सकती थी? शायद थी, और अगर कुछ फीमेल पर्सपेक्टिव्स भी इस किताब का हिस्सा होते तो मुझे लगता यह और भी समृद्ध हो सकती थी। यह किताब की बहुत बड़ी कमी नहीं, लेकिन एक पाठक के रूप में मैंने इसे महसूस किया। और अब आते हैं उस सवाल पर। याद है शुरुआत में हमने इनविजिबल वेल्थ की बात की थी। पूरी किताब पढ़ने के बाद मुझे लगा हम बार बार उसी विचार पर लौट आ रहे हैं। धन आखिर है क्या? क्या बड़ा घर, नई कार, लग्जरी हॉलिडेज, महंगी घड़ी ही धन है? यहीं से किताब एक नया मोड़ लेती है। जवाब है नहीं, और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि अगर इन सब के बाद भी आप हर महीने EMI को लेकर तनाव में हैं, जॉब छोड़ने से डरते हैं, एक महीने की बीमारी आपकी पूरी बचत खत्म कर सकती है, तो फिर ये संपत्ति नहीं, सिर्फ एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है। आज की दुनिया हमें बार बार ये सिखाती है कि जो दिखता है वही बिकता है, मगर ये किताब एक बिल्कुल उल्टी बात कहती है। जो नहीं दिखता वही अक्सर सबसे कीमती होता है, वही संपत्ति होती है। धन असल में वो है जो आपको दिखाई नहीं देता। आपकी बचत, आपके निवेश, आपका धैर्य, आपका आपातकालीन निधि, और सबसे बढ़कर वो मानसिक शांति जो आपको यह भरोसा देती है कि अगर कल कुछ गलत हो गया या जिंदगी ने कोई नया मोड़ लिया तो भी मैं टूटूंगा नहीं, संभल जाऊंगा। और शायद इसीलिए इस किताब का मेरा सबसे पसंदीदा विचार आज भी वही है, अपने समय पर अधिकार। क्योंकि आखिरकार हम पैसे से खरीदना क्या चाहते हैं? आज़ादी, अपनों के साथ समय, अपने मन का काम करने की हिम्मत, गलत लोगों को ना कहने की ताकत, और बिना डर के जीने की आज़ादी। अगर पैसा ये सब दे नहीं पा रहा तो शायद हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स दोबारा देखने चाहिए। तो क्या मैं इस किताब की सिफारिश करूँगी? हाँ, लेकिन एक छोटी सी शर्त के साथ। इस किताब को जल्दी अमीर बनने की गाइड समझकर मत पढ़िए। यह किताब आपको करोड़पति बनने का शॉर्टकट नहीं देगी, यह आपको कोई सीक्रेट फॉर्मूला भी नहीं बताएगी, लेकिन यह आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। और कई बार यही सबसे बड़ा निवेश होता है, क्योंकि जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं,
और जब फैसले बदलते हैं तो धीरे धीरे जिंदगी भी बदलने लगती है। शुरुआत में हमने एक बात कही थी, अमीर दिखना और धनवान होना अलग अलग बातें हैं। पूरी किताब पढ़ने के बाद मुझे लगा लेखक भी शायद यही कहना चाहते हैं। अंत में जिस दिन पैसा आपको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी देने लगे, उसी दिन वह सच में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि पैसे की सबसे बड़ी ताकत खरीदने में है, मगर इस किताब ने मुझे सिखाया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत मना करने में है। उस नौकरी को ना कहना जो आपको खुश नहीं रखती, उस रिश्ते को ना कहना जो आपको तोड़ रहा है, और उस डर को ना कहना जो हर फैसले पर हावी हो जाता है। शायद यही आर्थिक स्वतंत्रता है। मॉर्गन होसल हमें पैसे कमाना नहीं सिखाते, वे हमें पैसे के साथ शांति से जीना सिखाते हैं। और शायद इन दोनों बातों में ही सबसे बड़ा फर्क छिपा है। दोस्तों, इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक सवाल बार बार आया, अगर आज अचानक मुझे 6 महीने तक कोई इनकम ना मिले तो क्या मैं घबराऊंगी, या मेरे पास इतना फाइनेंशियल कुशन है कि मैं अपने अगले कदम के बारे में शांति से सोच सकूं? मुझे लगता है हर किसी को यह सवाल खुद से एक बार ज़रूर पूछ लेना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी बैंक बैलेंस का नाम नहीं, यह मन की शांति का नाम है। कितना अलग लगता है ना जब पैसा डर नहीं भरोसा देता है। और शायद यही वजह है कि मॉर्गन होसल की यह किताब इतने साल बाद भी दुनिया भर में पढ़ी जा रही है। मेरी रेटिंग है 4.25 में से। एक शानदार शुरुआती किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। बेहद सरल भाषा, याद रह जाने वाली कहानियाँ, ज़िंदगी भर काम आने वाले फाइनेंशियल लेसन्स। लेकिन अगर आप शीर्षक की वजह से मनी साइकोलॉजी की गहरी वैज्ञानिक पड़ताल की उम्मीद लेकर आए हैं तो शायद आप मेरी तरह थोड़ा और चाहेंगे। अगर आपने द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी है तो मैं सचमुच जानना चाहूँगी कि इस किताब का कौन सा विचार आपके साथ सबसे लंबे समय तक रहा। क्या आप मॉर्गन होसल की हर बात से सहमत हैं, या आपको भी लगा कि कुछ जगहों पर किताब और गहराई में जा सकती थी? अपनी राय मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर ज़रूर बताएं। और अगर आप स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर यह एपिसोड सुन रहे हैं तो हमारे शो को रेट करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा रिव्यू books.com को ऐसे ही और किताब प्रेमियों तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई बातचीत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और याद रखिए, असली दौलत आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपके फैसलों में होती है। सायोनारा।